नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ ही संबंधित राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर सिर्फ बैठक हो रही है, ठोस उपाय नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दिया गया। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकार की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के लिए मना केंद्र ने कर दिया है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि सरकार अगर पराली जलाने को लेकर किसानों से बात करना चाहती है तो बेशक करे, लेकिन हम किसानों पर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते हैं। सीजेआई ने खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि प्रशासन चाहता है कि सब कुछ कोर्ट ही करे। प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने से इनकार कर दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूलिंग के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हुई सुनवाई में केंद्र और दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के साथ साथ वाहनों में कटौती करने का विकल्प सुझाया था। सीजेआई ने कहा कि ये कॉमन सेंस की बात है कि इन महीनों में पराली जलाने की घटना बढ़ जाती है। ऐसे में सभी को पता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाते। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हमारे बयान को मीडिया में गलत तरह से पेश किया जा रहा है। हमने अपने हलफनामे में कहा था कि पराली जलाने जैसे कुछ कारक प्रदूषण में अक्टूबर के बाद अधिक योगदान करते हैं, ये पूरे साल नहीं है। हमने तब कहा था कि ये उन 2 महीनों में बढ़ता है और ये लगभग 35 से 40% है, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है कि हमने कहा है कि पंजाब चुनाव के कारण योगदान केवल 4 से 7% है। सीजेआई ने कहा कि ये आंकड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सीजेआई ने एक बार फिर पटाखों की बात उठाई। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से कैसे शहर में पटाखे जलाए जा रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि पटाखों पर बैन लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ऐसे उद्योग जो ऊर्जा के लिए ऐसे ईंधन का उपयोग कर रही हैं, जिनको मंजूरी नहीं मिली है, उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए या शिफ्ट कर देना चाहिए। कमीशन ने ये निर्देश भी जारी किया है कि सभी उद्योगों को गैस की सुविधा दी जाए और ईंधन के रूप में इसका ही उपयोग किया जाए। हरियाणा सरकार ने कहा कि डीएम को कहा गया है कि किसानों से मिले पराली न जलाने के आग्रह करें और सुझाएं। विकास सिंह ने कोर्ट को बताया कि यदि थर्मल प्लांट AQI मानदंडों का पालन कर रहे हैं तो वो भी चल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इन मानदंडों का पालन ही नहीं किया जा रहा है। निर्माण कार्य करते समय स्प्रिंकलर का प्रयोग करना है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, मुझे काम करने के लिए स्टेरॉइड लेने पड़ रहे हैं। धूल की तुलना में धुआं ज्यादा खतरनाक है, इसमें पराली का योगदान 50% है। कोर्ट को ये भी बताया गया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर दिल्ली एनसीआर ने पड़ोसी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की थी। इस दौरान राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि कमीशन ने एनसीआर राज्यों को स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन क्लासेस कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि सरकारी कर्मचारी कार इस्तेमाल करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सुनवाई के दौरान दिल्ली की तरफ से कहा गया कि उन्होंने केंद्र के बताए 90% सुझावों पर अमल किया है। दिल्ली की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सड़कों पर वाहनों में कमी के लिए सीएनजी बसों के फेरे को बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही सड़कों की सफाई के लिए नई मशीन खरीदी जा रही है। सीजेआई ने कहा कि हमने समय के साथ देखा है कि नौकरशाही ने एक जड़ता विकसित कर ली है। वे चाहते हैं कि सब कुछ अदालत द्वारा किया जाए। पानी का छिड़काव, आग रोकना आदि सब अदालत करे। कार्यपालिका की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण है ये रवैया अपनाया है। हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद हुआ। हमने आपको पहले ही संयुक्त बैठकों के बाद फैसला करने के लिए कहा था। सीजेआई एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ जनहित याचिका आदित्य दुबे बनाम भारत संघ और अन्य की सुनवाई कर रही है, जो राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दरअसल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर
जो प्रदूषण है वो क्यों बढ़ रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि ये मसला बहुत गंभीर है। इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पौलाश मुखर्जी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एनआरडीसी हैं इंडिया के, और साथ ही साथ हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। हुडा जरीवाला जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है महेश वर्मा जी, जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो भी चीजें रखी गई, केंद्र सरकार का ये भी कहना था कि वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती हैं और इसके लिए जाहिर तौर पे दिक्कतें होगी, लेकिन जब ये तर्क रखा गया कि 21 तारीख से मौसम बदलेगा और उसके बाद चीजें बदलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताई, क्या हम मौसम बदलने का इंतजार कर सकते हैं? तो क्या हम ये माने कि अब केंद्र सरकार पूरी तरह से असमर्थ है प्रदूषण को रोकने के लिए और सिर्फ इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जी मौसम बदलेगा तो उसके बाद अपने आप चीजें बेटर हो जाएगी? सामर्थ्य है तो सुप्रीम कोर्ट के आगे जो है केंद्र सरकार ने बखूबी बताया। सवाल यह है कि केंद्र सरकार और क्या कर सकती है ये बताने के लिए कि भाई हमारा जो मौसम के हिसाब से जो अनुमान है उसके हिसाब से जो उनका वो इस तरह से कम किया जा सकता है, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास संसाधन है, जिनको ये काम करना था, जिन्होंने 7 साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर 2 साल के अंदर जो है टेरी के रिपोर्ट में एक ट्रैफिक मैनेजमेंट के वादा किया था, वो आज बधाई के पात्र हैं। और उस बधाई के पात्र को केजरीवाल सरकार कहते हैं। इनके नाकामी का खामियाजा जो है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डाटा है, जो कहा है, किसी को भी कहा, वो केंद्र सरकार जो है वो अगर उसने नसीहत दी है या कोई फजीहत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये किस चीज के लिए हो रहा है? जानमाल की रक्षा के लिए हो रहा है ना। और उसमें अभी राज्य सरकार ने ये भी कहा कि 90% जो है उन चीजों की कोशिश की है कि जो केंद्र सरकार ने सुझाया। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये मुझे बताइए कि प्रवचन और प्रचार से जो इनका ये मॉडल है जिससे ये हर चीज को चलाना चाह रहे हैं, इससे कहीं प्रदूषण कम होगा क्या? 11,000 बसें आपको खरीदनी थी, 1100 बस आप नहीं खरीद पाए सीएनजी। आपको सीएनजी स्टेशन लगाना चाहिए था, उसको आपने कहीं नहीं किया। सीएनजी को लेकर जो सीएनजी कन्वर्टेड जो व्हीकल चलाने का एक जो आपका मुहिम था, वो पूरे देश में सबसे लेट आपने अपने यहाँ स्टार्ट किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि दिल्ली गैस चैम्बर बना, आपने कोई सड़क नहीं बनाया, फ्लाईओवर नहीं बनाया, सड़क के चौड़ीकरण नहीं किए, सड़कों पे जाम और ट्रैफिक जाम ऐसे हो जाता है, वहां धुओं का गुबार होता है, चैम्बर बन जाता है, धुआं, गाड़ियां जो है वहां जहर निकल रही होती है। तो क्या आपसे अपेक्षा रखेगा? यही रखेगा कि आप लोग जो है, आप लोग की नाकामी और आप लोग की जो जिस तरह से फेल्योर है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है, उसमें हम और आप सब लोग हैं। जी जरीवाला जी, आपके पाले में कहीं ना कहीं गेंद फेंकने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है कि दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जी हम तो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन 5 साल पूरे सोए रहते हैं, यानी कि पूरे साल सोए रहते हैं, और जब ये मौसम आता है, जब पता होता है दिवाली के आसपास पराली भी जलाई जाएगी, जब पता होता है कि क्रैकर्स भी जलेंगे, पटाखे भी जलेंगे, उसके बाद जब पता होता है कि प्रदूषण व्हीकल से भी है, कंस्ट्रक्शन से भी है, कारखाने और फैक्ट्रियों से भी है, उसके बावजूद भी इसके लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए जाते। और जरीवाला जी, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि जो प्रदूषण है वो बहुत खराब हालात में लोगों को जीने पर मजबूर करता है, लेकिन सरकारें मूर्ख दर्शक बनी रहती है। इससे पहले भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप किया था। क्यों ये नौबत आ रही है? जिन उम्मीदों के साथ आप लोगों को सत्ता पर बिठाया था, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं धराशायी हो रही है, ऐसा नहीं लगता है आपको?
नेहा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो में बुलाने का जी। हमें ये समझना है कि नॉर्थ इंडिया के जितने स्टेट्स हैं, पहले तो एक ज्योग्राफिकल पैटर्न थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक फिनोमिनन होता है जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इसी तरह का पोल्यूशन साउथ इंडिया में भी आता है, लेकिन क्योंकि साउथ इंडिया में एक तो कोस्टल एरियाज हैं और वहाँ पे हवा का इस तरह से जो एक तरीका है निकलने का, तो वहाँ पे पोल्यूशन आके भी एक ब्लैंकेट नहीं बनाता, वो निकल जाता है। अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ इंडिया, चाहे वो दिल्ली के आसपास जितने स्टेट्स हो, जितने सिटीज हो, वहाँ पे एक पूरा ब्लैंकेट बना देता है स्मोक का, जो कि फॉग प्लस स्मोक बन के एक हमारे लिए एक तरह से जहरीली हो जाती है। अब इसमें हमें चाहिए कि मजीद और हम इसमें इजाफा नहीं करें, क्योंकि ये जो हवा होती है ये खास तौर पे भारी होती है, तो ये ऑब्वियसली सरफेस के पास ही रहती है और हम उसी हवा को ब्रीथ करते हैं। वही हवा हमारे लंग्स में नुकसान पहुंचाती है और कई तरह की ऑब्वियसली बीमारियां पहुंचाती है। अब दिल्ली सरकार ने इस चीज को काउंटर करने के लिए स्मोक टावर्स लगाए थे। हमने 2 स्मोक टावर्स लगाए थे और कहीं ना कहीं इससे हमें केंद्र का सपोर्ट जो मिलना चाहिए था, मजीद और जगहों पे दिल्ली के हर जगह पे स्मोक टावर लगाने का क्या फायदा हुआ? स्मोक टावर्स लगाने का एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। स्मोक टावर्स सिर्फ 2 लगे हैं, हमें चाहिए कि हम हर जगह हर कोने पर लगाए, हर एरिया में एक कम से कम स्मोक टावर हो। तो इसमें केंद्र भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी दिल्ली सरकार है, पहली बात। दूसरी बात ये कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को हटाने के लिए तमाम इस तरह के स्टेप्स उठाती है, जो कि क्योंकि दिवाली के आसपास ये होता है, तो दिवाली के टाइम पे लोगों को बहुत गहरी हिदायत दी जाती है कि कृपया करके वो फायर क्रैकर्स ना जलाएं। लेकिन बावजूद उसके आपने देखा कि दिल्ली से नहीं अगर मिलते तो लोग आसपास एनसीआर से लेके आ जाते हैं, हरियाणा से लेके आ जाते हैं, यूपी से लेके आ जाते हैं और कहीं ना कहीं फायर क्रैकर्स फिर भी जलते हैं। यकीनन बहुत सारे लोग इसमें पीछे हट जाते हैं, नहीं चलाते, लेकिन जो अगर थोड़े भी जल रहे हैं तो वो मजीद पोल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि दिल्ली सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, जो दिल्ली सरकार के एम्प्लॉइज है, उनको हिदायत दी है कि आप घर पे ही वर्क फ्रॉम होम करें। और मुझे ये बताइए ना, ठीक है आपने सब कर लिया, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो प्रदूषण बढ़ने के बाद हो रहा है। इससे पहले मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये कहा था कि भाई ये प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह इसके पीछे, और आप लोग इसे रोकने में नाकाम है दिल्ली सरकार। उसके बाद आप लोगों ने पूरे 1 साल क्या वर्क किया, ये मुझे बताइए कि इस 1 साल में क्या काम रहा। देखिए, इसका मेन एक जो सुप्रीम कोर्ट भी अब मान चुकी है कि 50% इजाफा पराली जलने से, स्टबल बर्निंग से होता है। कहाँ, ये किसने माना, ये किसने माना, ये किसने माना? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि किसानों को आप एक पॉलिसी दी जाए। किसानों पर आप आरोप नहीं लगा सकते और किसानों में जुर्माना नहीं लगा सकते, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। एक सेकंड, किसानों के साथ सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार शुरू दिन से खड़ी आई है। मेरा ख्याल से कितना परसेंट दुआ नहीं आता है। आप मुझे बताइए ना हुड्डा जी, अच्छा मुझे जरीवाला जी, आप मुझे बता दीजिए। एक सेकंड, कितना परसेंट धुआं पराली से होता है बताइए? 50% धुआं लगभग पराली से ही होता है। और एक मेजर, किसने कहा है इस बात को? मेजर कॉज। अच्छा आप मुझे बताइए, कमाल के झूठ बोलने इनके नेता जैसे वैसे ये हमारे पास। एक सेकंड, आप मेरे नेता पे ना जाइए तो बेहतर है। मेरा ख्याल से आपके नेता हैं, उनको सेंटर के साथ काम करना तो आता ही नहीं है। लोगों की जिंदगी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का एक इल्जाम जो है खुद से जो है इस बात की तरफ से आपकी निंदा कर रहा है, हमारी कान फटकार लगा रहा है, हमें जिम्मेवारी है। एक बात बताइए, नोएडा का AQI पिछले 2-3 दिन झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली से ज्यादा नोएडा का AQI। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कर रही है, पास में हरियाणा सरकार है, गुड़गांव का AQI भी उतना ही ज्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, अगर आप ये वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि दिल्ली की वजह से प्रदूषण है, तो आप तो कह रहे हैं कि दिल्ली की वजह से उनका हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में 2 जगह तो हरियाणा और पंजाब के, चलिए पंजाब में नहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, देखिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और हमें लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपको इस डिबेट को निष्कर्ष तक लेके जाना है। मेरी भी एक कोशिश रहेगी। पौलाश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है,
दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, हर साल इस तरह की समस्या से हमें सामना करना पड़ता है, हमें जूझना पड़ता है, क्या मुख्य वजह आप इसके पीछे मानते हैं? नेहा जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो डिबेट हो रहा है, ये डिबेट हम पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं। ये सही सेम इशू पर, ये बीजेपी आपको कहता है, आप कांग्रेस को कहता है, कांग्रेस बीजेपी को कहता है, ये जो चक्कर है ये पिछले 5-6 साल से चलता है जी। इसमें एक चीज काफी क्लियरली उभर के आ रहा है कि जो एनवायरनमेंट और प्रदूषण है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा पर नहीं, अगर होता तो आज तक इसका हल निकल चुका होता सारे लेवल्स पे, क्योंकि ये पोल्यूशन एक ऐसा इशू है जो मल्टी फैक्टोरियल है। इसमें कई सारे सोर्सेज होते हैं जिसपे साल भर काम करने की आवश्यकता है, जैसे गाड़ियां हैं या फिर पावर प्लांट्स है या फिर पराली जलाने जाने वाली बात है या फिर पटाखे हैं या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है। इन सारों पर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में साल भर काम करने की आवश्यकता है। जहां तक कि जो ये विंटर महीनों की बात है, तो विंटर महीनों में पोल्यूशन पीक पर पहुंचता है। ये पीक हम 300, 400, 500, 600 लेवल तक देख सकते हैं, बट मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी साल प्रदूषण नहीं है। दिल्ली समेत भारत में 130 ऐसे शहर हैं जो भारत के नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट करते एनुअल बेसिस। ये केवल 1 या 2 महीने की बात नहीं है। तो जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उसमें 130 शहर इंक्लूडेड। सो अगर हम चाहे 4% की बात करें या 10% की बात करें या 50% की बात करें, सारे सोर्स पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे इमरजेंसी मैनर में आप इतना ही इफेक्टिवनेस कर पाएंगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बात करें। अगर मैं 2-3 प्रायोरिटी चीजें बात कर लूं, इस टाइम पर सीजनल सोर्सेज जो कि पराली है और पटाखे हैं, ये दोनों एग्जिस्टिंग जो ऑलराउंड ईयर चलते हैं उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। तो ये जो सीजनल सोर्सेज पे है इस पे रोक लगाने की जरूरत तो है ही, मगर जो ऑलराउंड द ईयर सोर्सेज हैं उसमें से जो मेजर कारण है वो है आपके पावर प्लांट और ट्रांसपोर्ट बेस्ड एमिशन। तो ये दो जो सोर्सेज हैं ये काफी प्रोमिनेंट वे में बाहर आते हैं, खास करके PM 2.5 की अगर हम बात करें। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि वायु प्रदूषण कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं जानता। तो दिल्ली में धुआं दिल्ली में से ही उभर के आया है या कहीं और से आया है, सिमिलरली दिल्ली का धुआं यहाँ से नीचे डाउनस्ट्रीम जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये बहुत साफ तरीके से नजर आता है। अगर आप देखें इस 2 महीने का पीरियड, पहले दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और कलकत्ता भी अफेक्ट होता है इस प्रदूषण के वेव से। सो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में काम करना बहुत जरूरी है, एयरशेड मैनर में। जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन्होंने अभी जिस बात का जिक्र किया पौलाश जी ने कि 2 मुद्दे हैं जिस पर गहनता से विचार करने की जरूरत है। पराली एक वक्त तक हो सकता है कि कुछ % इसका जो धुआं है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता हो। दूसरी बात, दिवाली के दौरान अगर हम बात करें कि जो पटाखे जलते हैं उसका भी जो धुआं है वो भी कहीं ना कहीं एक आग में घी वाला काम करता है। लेकिन जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया है कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बारे में भी यहाँ पर सोचने की जरूरत है, और दूसरा भी उन्होंने जिक्र किया है जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है। और ये 2 मेजर ऐसे इशू है जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और प्रदूषण को कम कर सकते हैं। क्या नहीं लगता कि केंद्र सरकार को भी इसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर क्या और कदम उठाए जाएं जिससे कि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके? देखिए नेहा जी, ये मानवीय पहलू है। एक लोगों के जनजीवन कैसे बचे, ऐसे भी कोरोना में लोग आक्रांत हैं, लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, ऊपर से ये प्रदूषण की जो मार पड़ रही है और इसकी वजह से जो बीमारी फैल रही है, तो इन सब चीजों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहा है वो कोई अपने लिए नहीं कर रहा है, वो अपने कोर्ट कचहरी और स्टाफ के लिए नहीं कर रहा है,
जान माल की दुश्वारियां कम हो, और उन दुश्वारी परे एक और है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस हलफनामा को भी समझने की कोशिश करी जो दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसी पॉल्यूशन को लेकर कहा कि 2 साल के अंदर हम पूरे ट्रैफिक मैनेजमेंट को इनके तहत जो है पॉल्यूशन को करेंगे। उसके ऊपर एक टेरी की रिपोर्ट थी जिसको दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किया, और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है 12% जो था वो पराली से जो है प्रदूषण था। बाकी जो था और कैटेगरी भी थी, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो था वो मोटर पोल्यूशन था। अब उसको जो है कन्वर्ट करना था कि भाई आपकी जो सीएनजी बसेस हैं, आपके जो मोटर, आप लोगों को सब्सिडी दो, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं उसको कम करो। 1900 करोड़ नेहा जी सेस के जरिए पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार के पास है, और आपको सुन के हैरानी होगी उसमें से 19 करोड़ रुपया खर्चा नहीं हुआ। ये कैसी सरकार है? और उस 19 करोड़ में अगर आप जाइएगा तो प्रचार प्रसार में ही इन लोगों ने कहीं मैक्सिमम पैसे खर्चे किए होंगे कि हमने प्रदूषण कम कर दिए। और ऐसे एक और मजेदार बात सुनिए, एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक फैसला दिया और 3 राज्यों की एक कमेटी बना दी और कहा कि एक पराली फंड जो है आप लोग क्रिएट करिए, जिसमें केंद्र सरकार 600 करोड़ रुपया दिया, बाकी 200 करोड़ रुपया जो है तीनों सरकार को देनी थी। दिल्ली सरकार ने दिया ही नहीं, ताकि उन लोग के लिए मशीन खरीदी जाए। उनके कोई पराली के जो मुआवजे हैं पर क्विंटल वो तय हुए, उसमें 1 रुपया भी जो है किसी तरह से नहीं लाया गया, ना दिया गया। अब जब ये हुडा जरी, ये वाल जी जो एक बात कह रही थी फॉग मशीन की, ये जरा बता दें कि उन दोनों फॉग मशीन में, वो जो धुआं स्मोक मशीन में कोई भी काम नहीं कर रहा है, और उसकी मीडिया रिपोर्ट है कि उन दोनों को जिनके ऊपर इन्होंने करोड़ों रुपया फूंक दिया, उसके वो काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, जरीवाला जी जवाब दीजिए। अब 5 एक और लास्ट में हाँ, एक और बात, देश की राजधानी केजरीवाल सरकार इस मॉडल की दुहाई देके और राज्यों में अपनी सरकार बनाने की दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की जरा सोच को आपके दर्शक भी समझेंगे कि ये कैसे, कितने घटिया राजनीति करने वाले लोग। इस देश में सबसे कम सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का जो काम हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, सबसे कम इस्तेमाल होता है। मतलब अति पिछड़े राज्य भी है ना, वहां भी सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जा रही है। ठीक है, जरीवाला जी जवाब दीजिए जल्दी। ये डाटा बताते हैं कि मेरा ख्याल से महीर जी की तमाम पार्टी का ही ये तरीकेकार है कि इल्जाम तराशी पे इनका मॉडल चलता है। पहली बात तो ये, जो आप लोग आम आदमी पार्टी पे ये इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग विज्ञापन पे इतना पैसा खर्च करते हैं, एड्स पे इतने पैसे खर्च करते हैं, तो मेरा ख्याल से ये मॉडल बीजेपी का सबसे ज्यादा है, क्योंकि एड्स देने के अलावा और अपनी सेल्फ मार्केटिंग करने के अलावा बीजेपी कोई काम नहीं करता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हैं कि वो जो फंड वहां पे लाया गया था जिसमें जो स्टेट सरकारें हैं उनसे सबको एक सर्टेन अमाउंट देना था, तो अगर ऐसी बात है तो आप बताइए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आया होगा वो अमाउंट, कितने स्मोक टावर्स वहां पे बन गए, कितना काम हो गया प्रदूषण को लेके, कितनी वहां से पोल्यूशन कम हो गई है, आप इसके आंकड़े बता दें। ठीक है, और तीसरी बात ये, दिल्ली सरकार पराली के लिए फंड जाने थे, पराली के लिए मशीन खरीदी जानी थी। तो आप मुझे बताइए, पराली का सबसे ज्यादा मसला कहाँ से होता है? पंजाब साइड से आता है, हरियाणा साइड से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है? ज्यादातर किसान उस तरफ से नहीं, तो आप मुझे बताइए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, दिल्ली सरकार ने पराली के लिए, स्टबल बर्निंग के लिए डीकम्पोस्टर का एक मॉडल बनाया है, जिसमें आपको पता है कि प्रदूषण भी नहीं होता है। एक इस तरह का केमिकल ऑप्शन है वो कि ना उससे पोल्यूशन फैलेगा, ना काम करिए फैलेंगी। लेकिन नेहा जी, अपने किसी रिपोर्टर को इनके साथ भेजिए, ये जो दावा कर रही है कि स्मोक मशीन लगाया हुआ है,
उसमें दोनों में कोई अगर चल रहा होगा ना। महेश जी आप मुझे दो स्मोक टावर्स आप मुझे बता दीजिए। ठीक है आपकी ये बात भी हम सही कर देते हैं। अगर आपको लगता है उन स्मोक टावर से फर्क नहीं पड़ता, हम भी ये नहीं कह रहे कि सिर्फ 2 स्मोक टावर से फर्क पड़ जाएगा। महेश जी कम से कम स्मोक टावर लगाया तो अब वो चल रहा है या नहीं चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया सर? अरे वाह 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 नेहा जी, आपने तो कमाल की बात कही कि इन्होंने तो कम से कम जो पब्लिक का पैसा जो है कोशिश तो की, कोशिश तो की। आप लोगों ने क्या किया? आप तो मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। मशीन के नाम पर लूट लिया। आप प्लीज नेहा जी की बात का जवाब दे दे महेश जी। आप तो सर मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं ना। 21 तारीख के बाद मौसम बदलाव होगा, मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी कर दी है, उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाएगी। नहीं एक में मेरी बात सुनिए। हम आपसे कल कहें कि आप एक जर्नलिस्ट हो, एक चैनल चलाते हो, आप प्रदूषण को कम करने के लिए या उसके मेरा छोड़ दीजिए, आप सत्ता में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप देश चला रहे हैं, आप देश चला रहे हैं सर, अपनी बात करिए ना। महेश जी मेरी बात छोड़ दीजिए, बात कर रहा हूँ। हमारी सामर्थ्य क्या है? हमने कहा कि हमारा सामर्थ्य यही है कि हम जो हमारे पास सूचना है वो सुप्रीम कोर्ट को बताएं, जिनके पास पैसे हैं वो बताए कि किस तरह से प्रदूषण कम होगा। आपकी मशीन लगा के उसको बता दीजिए ना महेश जी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी पूरी जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेदारी? हमारी पूरे देश की जिम्मेवारी है। सीधे सीधे दिल्ली सरकार पे दोषारोपण कर देते हैं। क्यों ना करे भाई? जिसके पास पैसे हैं, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसने हलफनामा दिया, जिसको ये तय करना था कि भाई किस तरह से बसें चलाई जाएगी, पैसे उसके पास लोकसभा सीटों पर, हमारी बनती है। दिल्ली की लोकसभा सीटों पर आपके लोकसभा सांसद हैं, तो उन सांसदों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? लोकसभा सांसद दिल्ली सरकार चला रहे हैं। दिल्ली सरकार को हक जो मिला है तो लोकसभा में आपकी सीटें न दिए जाए। देश का प्रधानमंत्री बना है सर। सुनो पहले नेहा जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट अपने आदेश के तहत ये जवाबदेही तय कर दी थी दिल्ली सरकार की कि ये आपका काम है, केंद्र सरकार का ये काम है, एलजी का ये काम है। जब ये लोग रोते हुए गए थे सुप्रीम कोर्ट कि साहब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे हक को छीना जा रहा है, हमारे संवैधानिक अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा है, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया था। सर आपसे भी तो पूछा कि आपके पास क्या रोड मैप है? ये काम करना है। आपसे नहीं पूछा कोर्ट ने कि आपके पास क्या रोड मैप है, आप कैसे प्रदूषण को कंट्रोल करेंगे? सर दिल्ली में प्रधानमंत्री भी रहते हैं, दिल्ली में आपके तमाम मंत्री भी रहते हैं, दिल्ली में तमाम सांसद भी रहते हैं, वही जहरीली हवा सब ले रहे हैं सर। हमने शुरू में आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर रहा है वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कर रहा है, वो लोगों की जान माल का नुकसान कम हो, लोग जो है चैन से रह सके, उसके लिए ये जितनी नसीहत और फजीहत। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी कर रहा है कि जिस दिल्ली सरकार ने हलफनामा दिया 7 साल पहले कि हम 2 साल में ये सारी चीजों को करके ले आएंगे, ये उसके ऊपर भी सुनवाई है। सेंटर का एक्शन ये उसके ऊपर सुनवाई है, जिसको अभी आपने क्या कहा चैनल के रिपोर्ट में कि 90% हमारी जो सिफारिश थी उसको इन्होंने मानते हुए काम करना शुरू किया। अब वो 90% सिफारिश क्या है वो नहीं बता रहे हैं। हम तो इनको ही करना है ना, हम सुझाव दे सकते हैं, उस पर अमल करना, उसके लिए बहुत अच्छे से सर आप अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधे पे डाल देते हैं, बहुत अच्छे से डालते हैं। कैलाश जी सीधा सा सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले आपने इसी का जिक्र किया था। ट्रांसपोर्टेशन की समस्या से निकलने के लिए, इससे उबरने के लिए क्या आपको लगता है अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए और अभी तक सरकारों की तरफ से क्या कदम नहीं उठाए गए हैं? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में कई सारे कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप्स लिए गए हैं पिछले 3-4-5 साल में वो है कि भारत स्टेज 6 को इंट्रोड्यूस किया गया है। भारत स्टेज 6 BS6 जिसे हम कहते हैं, वो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं व्हीकुलर एमिशन के लिए। तो 1 अप्रैल 2020 के बाद जो भी नई गाड़ियां आपको मिलती है मार्केट में वो सारी BS6 एनेबल्ड है। तो BS6 BS4 या BS3 या BS2 से काफी ज्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन।
ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो ऑलरेडी लिया गया है, मगर इसमें जो अर्जेंटली जो कर सकते हैं हम और जो किया जा सकता है वो है जो लेगेसी फ्लीट है। फ्लीट का मतलब है जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं, खास करके जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, टैक्सीज, बसेस, ट्रक्स वगैरह, जो कि बहुत पुरानी हैं, जो BS1, BS2, BS3 लेवल्स पे चल रही हैं, उनको जल्द से जल्द सड़कों से हटाया जाए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो केंद्र सरकार भी ले सकता है, जो स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकता है, जो सिटी गवर्नमेंट भी ले सकते हैं। और इसमें भी काफी ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, क्योंकि ये जो रिप्लेसमेंट है इसमें ऑफकोर्स आपको प्राइवेट ओनर्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए, लो हैंगिंग फ्रूट जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर। जी। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल लेवल पे हमारा और स्टेट लेवल पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का निर्माण किया गया है, जिसके तहत काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अभी प्रमोट किया जा रहा है। ये आगे चलते बहुत हेल्प करेंगे, मगर जो लेगेसी फ्लीट है, जो पुराना फ्लीट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। नेहा जी, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से वो कौन से 3 बड़े चीज हैं जो करने से पोल्यूशन पे नियंत्रण लाया जा सकता है अगले 2 से 3 साल में। एक तो मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्ट जी। दूसरा है पावर प्लांट। पावर प्लांट एक बहुत बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की बात करें तो है ही, मगर सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्मेशन होता है, जो सॉक्स और नॉक्स, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं पावर प्लांट से, वो भी पार्टिकुलेट मैटर में तब्दील होते हैं और उनका भी इसमें इंक्लूजन होता है। अभी पावर प्लांट का किस्सा ये है कि 2015 में पावर प्लांट के स्टैंडर्ड्स लाए गए थे केंद्र द्वारा, जिनका अमल आज तक नहीं हुआ है। 7 साल हो चुके हैं। जो ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश भर की बात है। देश भर में 80 to 90% प्लांट्स ऐसे हैं जो ये 2015 के स्टैंडर्ड्स को अभी भी कंप्लाई नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल से ये एक बहुत ज्यादा, सबसे, अगर किसी एक चीज के बारे में आप पूछे मुझे, तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है जो लिया जाना चाहिए और जो पोल्यूशन में इफेक्टिव रहेगा, कि पावर प्लांट्स को आप 2015 स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस में लाए जल्द से जल्द। खास करके जो प्रदूषित एरियाज हैं, जो दिल्ली NCR का एरिया है, उसमें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा जो सोर्स है मेरा ख्याल है इंडस्ट्रीज में बहुत एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो दिल्ली ने लिया था, बहुत पहले की बात है ये, लेट 90s की बात कर रहा हूं मैं। इंडस्ट्री के 3-4 क्लासिफिकेशन होते हैं, रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी और व्हाइट कैटेगरी, पोल्यूशन पोटेंशियल के हिसाब से। जी। तो दिल्ली ने क्या किया लेट 90s में कि रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज को दिल्ली में ऑपरेट करने से बैन किया गया। बट इसका नतीजा ये हुआ कि ये काफी सारे इंडस्ट्रीज दिल्ली के सीमा के जस्ट बाहर हैं। ये साहिबाबाद में है, गाजियाबाद में है, भिवाड़ी में है। तो ये जो, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, ये एयर पोल्यूशन कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं जानता। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को एक रीजनल स्तर पे काउंटर करने की जरूरत है। जो स्टेप्स दिल्ली ने लिए हैं 20 साल पहले, वो रेप्लिकेट करने की जरूरत है एट NCR लेवल। तो हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, ये सारे जो एरियाज हैं, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे बहुत ठीक है। इस पर रिएक्शन ले लेते हैं जरीवाला जी। इन तीनों बिंदुओं पर दिल्ली सरकार ने क्या काम किया, हमें ये भी विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि दावे और वायदे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, धरातल पर क्या ये हम सब देख रहे हैं, झेल भी रहे हैं। जी देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपको इसका लीगल एस्पेक्ट बताना चाहती हूँ। एनवायरमेंट जो है वो हमारे 7 शेड्यूल की लिस्ट में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो सेंटर के पास जो रेजिडुअरी पावर है एनवायरमेंट पे लेजिस्लेशन बनाने के लिए, या तो वो स्टेट को इतना एम्पावर कर दे कि वो लेजिस्लेटिव एक्शन ले ले एग्जीक्यूटिव एक्शन के बजाय, या फिर एनवायरमेंट को एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट बना दे। इसलिए दिल्ली ज्यादा एम्पावर्ड हो जाएगा, इस पे मजीद बेहतर रूल्स बना सकेगा और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकेगा। क्योंकि दिल्ली में अगर कोई कानून लागू होता है तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पे आके रुकता है। और हमें पता है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है, वो सेंटर के अंदर है। तो ना हम इस पे एक्शन प्लान बना सकते हैं, और अगर एक्शन प्लान बनाते भी है तो हमें इसमें सेंटर का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सेंटर ने सपोर्ट करने के लिए मना किया है क्या? सेंटर सपोर्ट करने के लिए मना कर रहे हैं क्या?
सेंटर का अगर सपोर्ट होता है, मैं इसी टॉपिक पे कुछ और चैनल्स पे भी डिबेट कर चुकी हूँ, तो हर जगह बीजेपी की जो प्रवक्ता साहब होते हैं या साहिबा होती हैं, उनकी तरफ से यही एक हिदायत होती है कि दिल्ली गलत है, दिल्ली पे फटकार लगी है, दिल्ली में ये, दिल्ली पे। महेश जी, जब तक सेंटर का सपोर्ट नहीं मिलेगा कैसे प्रदूषण पर लगाम लग पाएगी? बिल्कुल, हम तो रेडी हैं। हम तो कहते हैं दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, आपको याद है पिछली बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को हम ठीक है, महेश जी को सुन लेते हैं, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। ठीक है महेश जी, जल्दी से रखिए बात। इंटरनेशनल पैक्ट है, उस पैक्ट के तहत जो है इंडिया वर्ल्ड की पहला कंट्री बना है जिसने एनवायरमेंट को लेके अक्षरशः अपने जितने फंड्स हैं वो 95% यूटिलाइज कर रहा है, एक्सेप्ट दैट दिल्ली। अब इसके तहत हमने जो है 70% जो है सेंटर का, मगर एनवायरमेंट स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं, एनवायरमेंट 7 शेड्यूल में कहीं नहीं, ये तो सेंटर की जिम्मेदारी है। पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। आपके वजह से जो एपीएन के दर्शकों को जो जानकारी, अच्छी जानकारी जो मिलनी है उससे वंचित आप कर दोगे। मेरा सिर्फ ये कहना है, सही जानकारी दीजिए, सेंट्रल बात करिए, गलत बात मत करिए। हाँ, मैं वही सही बात कर रहा हूँ। सेंट्रल पूल से 70% जो फंड है, जिसमें कि एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिकल सब्सिडी, सीएनजी सब्सिडी, ये ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, ये फंड जाते हैं। और ये फंड को जो यूटिलाइज करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि बैंगलोर में सीएनजी गाड़ियों, सीएनजी किट जो फिट करता है उसको 25,000 का सीएनजी गैस मुफ्त देने का प्लान है। उसका फायदा क्या हुआ कि लोगों ने लगाना शुरू किया और वहां की जो मानक है, वहां का जो आज इंडेक्स देखिए जो पोल्यूशन का, वो कम से कम 50-60% नीचे गया है। तो जो ट्रांसपोर्ट का मोटर पोल्यूशन है, अगर ऐसी बात है, अगर बाकी में ऐसी बात है, पहली बात मैंने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन अब आपने कहा मैं जरूर पढ़ूंगी। देखिए, मेरा ये कहना है कि पोल्यूशन के ऊपर जो है, जैसे आपने कहा कि हम हर साल बात करते हैं, हर साल इसको लेकर जो है दिल्ली सरकार का वही रटा जवाब आता है। मेरा ये कहना है कि दिल्ली जो सबसे कम सोलर एनर्जी का यूज करती है, क्यों करती है? फिर उसमें सब्सिडी है, लोगों को उसके फायदा होता है, लेकिन इनको, जिसमें इनको फायदा है, ये उस काम को करेंगे। जैसे ये स्मोक मशीन लेके आए, कहीं और आपको इस तरह का बवाल नहीं मिलेगा। वो खराब हो गई, अब वो स्मोक मशीन के नाम पर जो पैसे लिए गए वो एक जांच का विषय है। लेकिन इस तरह की चीजों को करना, फंड आप अनयूटिलाइज रखना, आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे अभी ये जो अपने ये श्रीमान मुखर्जी जी जो है, ये जो बता रहे थे कि भाई आपको वाहन प्रदूषण कम करना होगा, आपको औद्योगिक प्रदूषण कम करना होगा, तो इसके लिए जरूरी है कि जो वो कारक हैं, जो वो फैक्टर्स हैं, उसको पहले आइडेंटिफाई करिए। एक दूसरा कि मैं नेहा जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि इन्होंने कौन से फ्लाईओवर बनाए, कौन से सड़क बनाए, लेकिन मोटर आपका जो कार है, जब ये सत्ता में आए तो 25 लाख वाहन थे, अब वो 60 लाख है। 60 लाख वाहन का धुआं कहां जाएगा? फिर उसके बाद आप कहिए कि पराली जिम्मेवार है कि 50% उससे पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इसमें मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जरीवाला जी, एक तो ये मुझे बता दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर और फैक्ट्रीज, कारखाने, इनको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? और एक रटा रटाया जवाब जो आप लोगों की तरफ से हमेशा दिया जाता है, जी हमें तो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, हमारे पास तो अधिकार नहीं है और केंद्र हमें काम नहीं करने देता, या फिर राज्य जो एलजी है हमें काम नहीं करने देता। ये इन सब चीजों से ऊपर उठ के, अब मुझे मूल समस्या बताइए कि आखिर क्या समस्या है, इन समस्याओं पर आपने क्या काम किया है और क्या इससे जनता संतुष्ट होगी? नहीं तो फिर आने वाले विधानसभा चुनावों में जवाब भी तो देगी। नेहा जी आपका मैं बिल्कुल एक एक सवाल का जवाब देती हूँ। मैं पॉइंट अपना पहला स्टार्ट करती हूँ कि दिल्ली सरकार की तरफ से जितनी चीजें हैं इम्प्लीमेंट होने की, आपने सुना होगा कि पार्शियल लॉकडाउन की भी बात हो रही है, अगर जरूरत पड़ती है तो लग जाएगा। एटलीस्ट हम आसपास के जितने स्टेट्स और सिटीज हैं जहाँ से प्रदूषण आता है और खासे तौर पे आता है, उनसे बेहतर हम लोग एटलीस्ट कदम उठाते हैं।
अपने जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको कहा है कि आप मत आइए सरकारी गाड़ी ताकि कम फिर आप बता देते हैं कि जब तो प्रदूषण बढ़ गया अब वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए। मैं वो नहीं पूछ रही हूँ मैम, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आपने फैक्ट्रीज कारखाने इनके लिए क्या कदम उठाए पिछले 1 साल में? आपने पावर प्रोजेक्ट्स पर काम किया क्या जिससे प्रदूषण कम हो सके? आपने क्या ट्रांसपोर्टेशन पे काम किया क्या जिससे कि प्रदूषण कम हो सके? अब तो आप कदम उठा रहे हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। देखिए हम प्रदूषण का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब बाकायदा से लोगों को कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करे तो क्या जरूरत है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम होने का? वो इतने बड़े एरिया पे काम हो रहा है। अगर हम कोई डायरेक्टिव इश्यू भी करते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से कहाँ कॉपरेशन होता है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से प्रदूषण ज्यादा बढ़ गया महेश वर्मा जी। स्टबल बर्निंग की जो बात है उसमें भी हमारे भाई आपके शुरू के सीक्वेंस में ये बात कर रहे थे, ये भी बता दूं, पूछ रहे थे जो मैंने कहा था कि अराउंड 50% मेरी एक पॉइंट की आप बात सुन लीजिए। आप शुरू में तो कह रहे थे कि स्टबल बर्निंग के कहाँ पे आपने हिंदुस्तान टाइम्स का सर्वे है, हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है कि पिछले एक हफ्ते में 26% से लेकर 46% तक स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन हुआ है, पराली जलाने की वजह से हुआ है। आपका जो पोल्यूशन लेवल है 60% 70% नीचे आ गया था। जो कारण है उसको समझे बिना आप एक हफ्ते की आप सिर्फ पिछले एक हफ्ते की बात करें मही जी, और फिर किसी चीज को समझना नहीं और प्रदूषण को फिर पॉलिटिक्स की तरफ ले जाना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है और इसी से बचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, हमें ऐसा लगता है कि उनके एजेंडे में प्रदूषण है ही नहीं कोई समस्या। ऐसा है क्या केजरीवाल? अरे भाई मैं कह रहा हूँ आपसे ये पूछ रहा हूँ नेहा जी, इसका जवाब एनवायरमेंट वैसे भी 7 शेड्यूल में नहीं है। एनवायरमेंट जो सब्जेक्ट है वो पूरा एक करके मैं आती हूँ, मैं मौका दूंगी आपको। ठीक है जरीवाला जी, जल्दी से बात रखिए। एनवायरमेंट 7 शेड्यूल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एनवायरमेंट जो है वो सेंटर का सब्जेक्ट है, लिहाजा उस पर लॉज बना के लॉज पास करने की जो जिम्मेदारी है वो भी सेंटर की है। या तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट पे कर दें ताकि सेंटर और स्टेट दोनों उस पर लॉज बना सके। एनवायरमेंट सेंटर की जिम्मेदारी है। आप लोग कॉर्पोरेशन नहीं होगा, दिल्ली सरकार नहीं प्रदूषण से लड़ सकती। ठीक है, आखिरी सवाल क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। पलाश जी, क्या आपको लगता है, अभी पूरी डिबेट आपने बहुत गंभीरता के साथ सुनी है, कि सरकारें पॉल्यूशन को लेके, प्रदूषण को लेके, इससे निपटने के उपायों को लेके गंभीर है? जी बिल्कुल नहीं। मतलब जितनी गंभीरता होनी चाहिए उतनी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देख लें इस साल, खासकर इस साल हम कोविड की वजह से ऑलरेडी जो पब्लिक हेल्थ है उस पर हम इम्पैक्ट देख चुके हैं। अब मान लीजिए आप पॉल्यूशन की वजह से कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल आंकड़े हैं, इंडिया के भी आंकड़े हैं जो कहते हैं 10 से 12 लाख लोगों की मौत हर साल हो रही है प्रदूषण की वजह से पूरे भारतवर्ष में। इसमें दिल्ली के आंकड़े कितने अलग से नहीं है, मगर मैं कह रहा हूं कि जो पोल्यूशन जितना बड़ा हेल्थ इमरजेंसी है उस हिसाब से बिल्कुल प्रायोरिटाइजेशन नहीं किया जा रहा। जो सरकार रूल्स खुद ही बना चुकी है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है, और जो जितना बनाना चाहिए वो तो आगे की बात है। एक AQLI स्टडी आई है 3-4 साल पहले, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी है, जॉइंट स्टडी है। उसमें ये अंदाजा दिया गया है कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो मतलब पंजाब से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के भी हिस्से उसमें शामिल है, उसमें रहने वाला साधारण आदमी, ये एवरेज की बात है, वो एवरेज आदमी के जीवन के 9.7 ईयर्स का लॉस होता है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन। ये एक महीने या 2 महीने की बात नहीं है, मगर साल दर साल अगर आप यहाँ 15 साल, 20 साल, 25 साल से रह रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, जी। आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे होता है। तो अगर आप हेल्थ के टर्म्स में इसको आप क्वांटिफाई करें तो ये बहुत बड़ा इमरजेंसी है। मेरा तो मानना यह है कि ये कोविड से भी बड़ा इमरजेंसी है, क्योंकि ये साल दर साल हर साल आ रहा है। तो इस हिसाब से जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसे जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, वो उस हिसाब से कोई भी सरकार
मेरे काम ख्याल नहीं से कर रही है। बिल्कुल, उतना और जरूरी वाकई इस पे गंभीरता से सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर अगर इससे जूझ रहा है तो और भी कई ऐसे प्रदेश है जो इसका सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो इसका सामना कर रहे हैं। खासतौर पर अगर मैं कानपुर की बात करूं, वहां पे भी पॉल्यूशन कम नहीं है, कानपुर में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है। इसकी एक मुख्य वजह वहां पे फैक्ट्रीज, कारखाने का होना है, लेकिन उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ सरकारों की बात नहीं है, हमें लगता है कि आम जनता को भी ये समझना चाहिए कि अगर आप पटाखे जला रहे हैं, किसानों को समझना चाहिए अगर वो पराली जला रहे हैं, या फिर सरकारों को समझना चाहिए कि वो अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ है, तो इस पर काम करें, प्रदूषण को गंभीरता से लें। और अगर वो नहीं लेते हैं तो उनकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।